हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था, जिसमें हमने उस चैप्टर को काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा में समझा था। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इस चैप्टर पर होने जा रही है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम उस ग्रह की बात करेंगे जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि अर्थ की, और साथ में ही मून की, और साथ में ही थोड़े बहुत प्लैनेट्स की। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही बढ़िया चैप्टर होने जा रहा है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलने जा रहा है अपनी इस पृथ्वी के बारे में, और थोड़े बहुत ब्रह्मांड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो जो ये पृथ्वी है वो केवल इंसानों का घर नहीं है। यहाँ पर हर एक जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब के सब जो हैं यहाँ पर रहते हैं। यानी कि छोटे से छोटे जीव, जैसे चींटी हो गई, और ऊंचे से ऊंचे पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है भाई, धरती पर ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धरती बनी कैसे? तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ कि आखिर अर्थ का ओरिजिन की जो कहानी है वो क्या है। तो भाई सवाल सबसे पहले यही उठता है कि धरती की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, है ना। तो जितने भी वैज्ञानिक थे उनके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है ये। और जब हम अर्थ को समझना चाहते हैं तो हमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की शुरुआत को भी जानना पड़ता है, क्योंकि भाई वो जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आकाशीय पिंड, ग्रह, तारे, और बाद में जो हमारा अर्थ है यानी कि जो धरती है वो कैसे बनी। और ख़ास बात ये है इस चैप्टर की कि ये हमें सब क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में सीखेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा एक सवाल बनाता है एंड देन उसका वो एक आंसर देता है। तभी आपको ये चैप्टर पूरा जो है वो सही से समझ आएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जो हमारी धरती है वो कैसे कैसे बदलती चली गई। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द अर्थ। तो शुरुआत में हमारी अर्थ है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज के समय में आप देखते हैं। यह उस समय यह पूरी तरह से एक तरीके से रॉकी, एक्सट्रीमली हॉट और बहुत ही ज़्यादा डिजर्टेड यानी कि निर्जन थी, और यहाँ पर कोई भी जीवन का नामो निशान नहीं था। यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर एक भी जीवित जो प्राणी थे वो नहीं रहते थे, कुछ भी बेसिकली नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी टाइप का था और बहुत ही ज़्यादा गर्म था। ठीक है, और उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ज़्यादा रेयर था, और वो गैसेस से बना था जिसे हाइड्रोजन और हीलियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम से उस समय वो जो हमारी पृथ्वी थी वो बनी हुई थी, और इसलिए यहाँ पर जीवन जो था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे जो हमारा अर्थ है उसका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा बदला, पानी बना, जीवन आया, और धीरे धीरे अर्थ जो है वो रहने लायक बन गया। और देखते ही देखते बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई। अब बात करते हैं लाइफ ऑन अर्थ की। तो जीवन की शुरुआत आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हुई थी। उस समय अर्थ का स्ट्रक्चर जो था वो धीरे धीरे लेयर्ड होता चला गया, मतलब कि हर लेयर का कॉम्पोजिशन अलग हो गया। सबसे जो बाहर का जो आप हिस्सा देखते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद बना भाई आपका लिथोस्फेयर, एंड देन बना भाई आपका उसके भीतर के जो कोर होता है वो बना। और आखिर में इन्हीं बदलती जो भी चेंजेस आप देखते हैं, इसी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जीवन का निर्माण हुआ। तो चलिए अब जानते हैं भाई अर्थ का आखिर एटमॉस्फेयर बना कैसे। यानी कि अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। तो भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में हुआ था। तो आप ये फोटो जो यहाँ पे लगी आप उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं। जो पहला स्टेज था हमारा वो सोलर विंड ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस को उड़ा दिया। ठीक है भाई, तो सोलर विंड ने क्या किया कि जो भी हाइड्रोजन है और जो हीलियम है, ये बहुत ही ज़्यादा हल्की गैसेस होती हैं, इनको यहाँ से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी पृथ्वी थी वो ठंडी होने लगी, और अंदर से गैसेस निकले जैसे वाटर वेपर, CO2, नाइट्रोजन, मीथेन। और बस एक चीज़ की दिक्कत थी कि इस टाइम ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास, यानी कि बाकी सारे गैसेस तो थे, यानी कि वाटर वेपर था, CO2 था, नाइट्रोजन था, मीथेन था, बट ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में था। और जो हमारा तीसरा स्टेज था उसमें क्या हुआ कि जितने भी ज्वालामुखी थी वो धीरे धीरे बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से फटने लगे, और इनके फटने से क्या हुआ कि वेपर बाहर आया, और वेपर के बाहर आने से जो वो भी कंडेंस हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर बारिश बनी, और बारिश बनी तो समुद्र बने, और इन्हीं में जीवन ने जन्म लिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत है। तो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा भी होगा भाई कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसके जरिए फल बनता है और उसके जरिए वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो पृथ्वी पर बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं अर्थ से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज की। यानी कि हमारा अगला टॉपिक है इनिशियल कॉन्सेप्ट नेबुला हाइपोथेसिस। तो भाई वैज्ञानिकों ने धरती की उत्पत्ति को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी, और सबसे पहले और जो मशहूर थ्योरी जो थी वो थी भाई नेबुला हाइपोथेसिस की। और इस थेसिस के अनुसार बहुत समय पहले एक विशाल घुमावदार गैस और डस्ट का क्लाउड था, यानी कि जो हमारी पृथ्वी थी, बेसिकली आप ये समझिए कि वो क्या थी, गैस और डस्ट का एक क्या था, क्लाउड था, जिसे नेबुला कहा गया।
जो एक वैज्ञानिक थे इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा कि इस नेबुला से प्लैनेट बने। और फिर लैपलेस ने बताया, लैपलेस भी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि जब ये नेबुला बहुत तेज़ी से घूमने लगा तो उसका जो आउटर वाला जो हिस्सा था जिसको हम रिंग कहते हैं वो क्या हो गया, वो अलग अलग हो गए और वही धीरे धीरे क्या बन गए भाई, बाकी के जो ग्रह होते हैं वो बन गए। बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने भी एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि सूरज के पास से एक और बड़ा तारा गुजरा और उसकी ग्रेविटी से क्या हुआ कि सूरज और सिगार जैसी आकृति अलग हो गई और फिर वही टुकड़ा क्या बन गया, प्लेनेट बन गया। तो इस तरीके से क्या बने भाई, प्लेनेट बने। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया कि सबकी जो थ्योरी है वो अलग अलग है, लेकिन ये सब हमें क्या बताती है कि भाई अर्थ और जो प्लैनेट है किसी बड़े बदलाव का नतीजा है। तो चलिए अब जानते हैं भाई डिवीजन ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि अर्थ का इतिहास बहुत पुराना है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि जीवन की शुरुआत कितना पुराना था, तो उससे पहले आपका अर्थ बना बेसिकली। तो और जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को समझने के लिए इसको बोला भाई जियो साइंटिफिक क्रोनोलॉजी में डिवाइड कर दिया। यानी कि आप ये समझिए कि अब हम एक तरीके से अर्थ को टाइम फ्रेम के जरिए समझेंगे। जो सबसे बड़ा भाग था जिसको बोला जाता है ईयान, यानी कि EON भी आप कह सकते हैं ईयान, फिर एरा जिसको महाकल्प कहा गया, और अगला है आपका पीरियड जो कि सबसे छोटा और उससे छोटा होता है, सबसे छोटा यानी कि इपॉच होता है। ठीक है, जो अभी चल रहा है वो होता है आपका ईयान, यानी कि फेनेरोजोइक ईयान, जिसमें 3 महाकल्प आते हैं, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। बेसिकली पैलाजोइक और मेसोजोइक और एक होता है सेनोजोइक। ओके, तो वैसे तो ये आपके एग्जाम में ही काम आएगा, इसको इतना डीपली समझने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब आप साइंस पढ़ेंगे तब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आपको एग्जाम के जरिए ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इन कालों को और भी छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया जिसमें हमें समझने को आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बस आप ये समझिए कि अर्थ को एक तरीके से बांटने की यहाँ पर कोशिश करी गई थी। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और अगला स्लाइड है भाई आपका एस्टेरॉइड्स एंड नेबुला। ठीक है, तो नेबुला क्या है? नेबुला एक विशाल गैस और डस्ट की रोटेटिंग क्लाउड होती है जिसमें तारे और ग्रह बनते हैं। यही नेबुला हमारी पृथ्वी की जन्मस्थली भी रही है। और जो एस्टेरॉइड है हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट है जिसमें लाखों छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो पिंड जैसे घूमते रहते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। जो पत्थर आपने सुने भी होंगे कि कभी पृथ्वी पर कोई एस्टेरॉइड आने वाला है, तो वो एस्टेरॉइड इसी को कहा जाता है। ठीक है, और हाँ, अर्थ की उम्र की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अर्थ की जो उम्र है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि 460 करोड़ साल पुरानी हमारी ये पृथ्वी है। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। तो भाई अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की तो ये यूनिवर्स की सबसे प्रसिद्ध और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक अत्यंत छोटे लेकिन अत्यधिक डेंस यानी घना और छोटे हॉट पार्टिकल से हुई, और वो कण इतना छोटा था कि सारा मैटर उसी में कंप्रेस्ड हो गया और एक बहुत बड़ा क्या हुआ कि एक तरीके से ब्लास्ट हुआ, यानी कि एक विस्फोट हुआ, जिसे क्या बोला गया भाई? बिग बैंग थ्योरी बोला गया। यानी कि आप ये समझिए कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बहुत ही छोटे यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक डेंस और हॉट पार्टिकल से हुई। एक पार्टिकल बेसिकली मतलब कण जिसको आप कह सकते हैं, और वो कण इतना छोटा था कि उसमें सारा का सारा जो मैटर था उसमें कंप्रेस था, और फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इसी धमाके को हम बोलते हैं भाई बिग बैंग। ठीक है, और इस विस्फोट के बाद यानी कि इस जब ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, इसी के बाद क्या हुआ कि यूनिवर्स ने 1 सेकेंड में फैलना शुरू कर दिया और स्पेस और टाइम दोनों की यहाँ पर क्या हुई? उत्पत्ति स्टार्ट हो गई। तो बिग बैंग के बाद क्या हुआ कि 3 लाख वर्षों तक तापमान बहुत ज़्यादा था, यानी कि जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो टेम्परेचर था वो घट करके 4500 केल्विन तक पहुंचा, और तब जाकर क्या बने भाई? एटम्स बने। एटम्स आपने पढ़े होंगे, तो वो जाकर क्या बने भाई? एटम्स बने, और फिर धीरे धीरे गैलेक्सी, स्टार्स एंड प्लैनेट का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है भाई, तो चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है भाई फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। तो अब हम बात करेंगे जो प्लैनेट्स है उसकी फॉर्मेशन की, यानी कि ग्रह जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने क्या किया कि 3 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है, और अब जो सबसे पहली जो स्टेज है उसमें कहा गया कि जब कोई तारा बनता है तो उसके चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क बनती है जिसमें गैस, डस्ट, यानी कि डिस्क के बाद में जो है वो क्या बनते हैं? एक तरीके से डिस्क ही क्या बनते हैं? बाद में प्लैनेट बनते हैं। ओके, तो कोई तारा बनता है, उसके चारों ओर घूमती हुई एक डिस्क बनती है, और जिसमें क्या होता है भाई? गैस होता है और डस्ट होता है, और बाद में जो यही डिस्क है वो क्या बनते हैं भाई? प्लैनेट बनते हैं। ओके, जो दूसरा स्टेज है कि इस डिस्क की, जो मैंने डिस्क बताया अभी आपको, वो जो डिस्क है वो डिस्क जो है ठंडे होने लगती है और छोटे छोटे स्पेरिकल यानी कि गोल रूप में एक तरीके से उसके टुकड़े बनने लगते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्लैनेटरी
प्लैनेट स्मेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे बोलना नहीं आ रहा, प्लैनेटिज्म बोलते हैं, खैर आप पढ़ लेना इसको, प्लैनेट एसिमल्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरी और जो आखिरी स्टेज है, इसमें क्या हुआ कि इन छोटे टुकड़ों की ग्रेविटी बढ़ती गई और वो आपस में टकराकर जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा ग्रह बना देते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या बनते हैं भाई, आपके प्लैनेट बनते हैं। ओके चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्टेरियल एंड द जोवियन प्लैनेट। तो दो टाइप के प्लैनेट होते हैं, एक को हम बोलते हैं टेरेस्टेरियल और टेरेस्ट्राइल एंड एक को बोलते हैं जोवियन, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्राइल होते हैं यानी कि पृथ्वी जैसे ग्रह को हम टेरेस्ट्राइल कहते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सब क्या है भाई, सूरज के आसपास हैं और छोटे हैं और इनकी जो सतह होती है वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी होती है यानी कि पथरीली होती है, इसीलिए इनको टेरेस्ट्राइल प्लैनेट कहा जाता है। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं ये जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से गैसीय रूप में बने हो, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब क्या है भाई, सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं और आकार में भी बहुत ज़्यादा ये बड़े हैं। और ये किससे बने हैं भाई, गैस से बने हुए। जैसे कि इनमें हमने जाना कि ये रॉकी होते हैं, वैसे ये गैसेस टाइप के होते हैं और यही मेजर डिफरेंस होता है टेरेस्ट्राइल प्लैनेट में और एक होता है आपका जोवियन प्लैनेट में। तो जो सूरज के पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए गैसेस जो हैं कंडेंस नहीं हो पाई और इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लैनेट बने वो कैसे बने भाई, रॉकी प्लैनेट बने। और जबकि दूर वाले जो प्लैनेट है वो कैसे बन गए भी, क्योंकि वहाँ पर जो सूरज की जो टेम्परेचर थी वहाँ पर थोड़ा कम पहुँचा, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो गैस था वो कंडेंस हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बन गए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये छोटे बने और वो वाले क्या बन गए, बड़े बन गए। और जो सोलर विंड है, सोलर विंड ने क्या किया कि सोलर विंड ने पास वाले प्लैनेट से गैसेस को उड़ा दिया, लेकिन जो जोवियन प्लैनेट है उसका जो ग्रेविटी था वो बहुत ही ज़्यादा था और इसलिए वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाई, वहाँ की गैसेस नहीं उड़ पाई और इसीलिए वहाँ की जो गैसेस है वहाँ पर वो बनी रह गई, ठीक है भाई। तो ये था हमारा भाई टेरेस्ट्राइल एंड द जोवियन प्लैनेट में डिफरेंस। मेजर डिफरेंस तो आपको यही वाला मैंने बताया कि भाई जो पृथ्वी जैसे ग्रह होते हैं वो उसको टेरेस्ट्राइल कहते हैं, जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं आकार में और वो गैस से बने होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून टाइप के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ओके। और ये ऐसे बने क्यों, क्योंकि उनकी जो दूरी थी वो सूरज से किसी की नज़दीक थी और जिनकी दूर थी, तो वही मेजर डिफरेंस था कि आखिर उनका जो भी पोस्चर था, फिर जो भी स्ट्रक्चर था वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मून की, यानी कि मून के ओरिजिन की थ्योरी को हम कहते हैं भाई, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी बताई थी मैंने आपको, तो वैसे ही जो मून का जो ओरिजिन है उसकी थ्योरी को हम कहते हैं द बिग स्प्लैट। क्या कहते हैं, बिग स्प्लैट, SPLAT स्प्लैट, ओके। तो इसके अनुसार जब अर्थ बना था तो उसके कुछ समय बाद एक मार्स जैसे आकार का बॉडी अर्थ से टकराया, यानी कि कोई जो चीज़ थी वो किससे टकराई भाई, वो अर्थ से टकराई और उस कॉलिजन से क्या हुआ, उस टक्कर से क्या हुआ कि अर्थ का एक हिस्सा टूट गया और स्पेस में बिखर गया। समझ आ रहा है आपको कहने का मतलब, यानी कि अर्थ से कोई चीज टकराई, ठीक है, और उस टक्कर की वजह से क्या हुआ कि आप हमारी जो पृथ्वी है उसका कुछ हिस्सा जो था हमारा वो स्पेस में बिखर गया और बाद में क्या हुआ कि वही जो टुकड़े थे वो आपस में जुड़ गए और जैसे ही वो जुड़ गए वो क्या बन गया भाई, आपका मून बन गया। और यह जो घटना थी आपकी एक तरीके से 4.44 बिलियन साल पहले हुई थी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई जो हमारा मून है वो अर्थ से ही एक तरीके से बना, यानी कि जो हमारी अर्थ की बॉडी है इससे कोई चीज़ टकराई बेसिकली, और वो जो टकराई और उस कॉल्यूशन की वजह से जो भी हिस्से अलग अलग हुए थे, जो स्पेस में बिखरे थे, वही आपस में मिल गए और उन्हीं के मिलने की वजह से क्या बना भाई, आपका मून बना। और ये जो घटना थी भाई बहुत ही पुरानी घटना, यानी कि 4.44 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन प्रोसेस एंड द लिथोस्फीयर। यानी कि इस चैप्टर इसमें हम जानेंगे कि जब हमारा अर्थ था, जब वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तब वो पूरी तरीके से लिक्विड था, ठीक है, और जितने भी इसमें एलिमेंट थे वो सभी के सभी कहते हैं भाई मिक्स थे, यानी कि हल्के और भारी जो दोनों थे वो आपस में मिक्स थे। फिर बाद में एक चीज़ स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि जो भारी मात्रा वाले जो पदार्थ थे वो बेसिकली जैसे कि मान लीजिए आयरन हो गया, आयरन यानी कि लोहा, वो बहुत ही भारी होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, जमीन के भीतर चला जाएगा, और जो हल्के हल्के पदार्थ थे जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन, वो पृथ्वी के ऊपर आ गए। इसीलिए आप ध्यान देना कि जो भी भारी चीज़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो पृथ्वी के भीतर मिलती है, लेकिन वही जो हल्की चीज़ें हैं वो हमें पृथ्वी के ऊपर मिलती हैं, ठीक है भाई। तो जब ये ऊपर लेयर्स जो है ठंडी हो गई तो वो हार्ड हो गई और जो लिथोस्फीयर है वो हमारा इस तरीके से बन गया, यानी कि जो अर्थ का जो सॉलिड आउटर क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं वो इस तरीके से आखिर बन पाया, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून, यानी कि हम सिर्फ जो चांद है आपका उसका एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं। तो जब हम
अर्थ से मून को देखते हैं, यानी कि हम केवल उसका एक ही हिस्सा देख पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण भाई यही है कि जो हमारा मून है उसका जो रोटेशन है और जो रेवोल्यूशन है वो टाइम बिल्कुल सेम है, यानी कि एग्जैक्ट है 27.3 डेज के हिसाब से, यानी कि पृथ्वी से मिलता जुलता। इसीलिए जब वो हमारे चारों ओर घूमता है और वो अपनी बॉडी को भी उसी गति से घुमाता है, और नतीजा ये हुआ कि भाई आपको हमेशा एक ही साइड नजर आएगी। मतलब नॉर्मल सी बात है कि आप ये समझिए कि आप भी घूम रहे हैं और आपका बगल वाला भी घूम रहा है और एक ही तरफ आप एक दूसरे को देख रहे हो, तो आप हमेशा उसका एक साइड ही देख पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से समझिए कि हम हमेशा मून का एक साइड क्यों देख पाते हैं, क्योंकि भाई जो उसका रोटेशन है और जो उसका रेवोल्यूशन है वो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट टाइम है 27.3 डेज के, मतलब आसपास के हिसाब की वजह से, और इसीलिए हम केवल उसका एक हिस्सा ही देख पाते हैं। ठीक है, और बात करें लाइट ईयर एंड डिस्टेंस की, तो भाई जो लाइट ईयर होता है इसका मतलब जो होता है वो टाइम से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब लाइट ईयर का नाम सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये टाइम है, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर का मतलब जो होता है वो होता है एक डिस्टेंस, यानी कि एक यूनिट है बेसिकली एक दूरी को नापने के लिए। और आप ये समझिए कि एक ऐसी दूरी जिसको जो लाइट को पहुंचने में कम से कम 1 साल तय करती है, यानी कि लाइट ईयर एक डिस्टेंस दूरी की यूनिट है, वो दूरी जो लाइट 1 साल में तय करती है। यानी कि आप ये समझिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 लाख पर किलोमीटर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से क्या चलती है भाई, लाइट चलती है। लाइट मतलब जो रोशनी होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो लाइट क्या है भाई आपका, यानी कि लाइट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, वो एक डिस्टेंस को नापने का यूनिट है। और अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो आप खुद ही सोचिए कितनी ज़्यादा तेज है। यानी कि 1 लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो उसका मतलब जो दूरी होगा वो 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होगा। और अर्थ से सन की जो बीच की जो एवरेज दूरी है वो 14,95,98,000 किलोमीटर है। और लाइट को ये दूरी तय करने में केवल और केवल 8 मिनट लगते हैं। समझ आया कहने का मतलब? तो लाइट ईयर का मतलब क्या है भाई, ये एक डिस्टेंस है, यानी कि बेसिकली डिस्टेंस को नापने का एक यूनिट है। ठीक है, जिसमें से स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया, और साथ में मैंने आपको बताया भाई कि जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच की जो एवरेज दूरी है 14,95,98,000 किलोमीटर की जो दूरी है, ये लाइट को पूरा करने में कितना समय लगता है भाई, केवल और केवल 8.31 मिनट लगते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की, जो कि आपका चैप्टर का एंड पॉइंट है बेसिकली। तो जो मून का डायमीटर है वो 3475 किलोमीटर, यानी कि 3475 किलोमीटर है। और अर्थ से जो इसकी दूरी है मून की बेसिकली वो है 3,84,000 किलोमीटर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दिन में इसका जो टेम्परेचर रहता है 127 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अगर मैं नाइट की बात करूँ तो -163 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन की अगर बात करूं तो भाई 27.3 डेज के हिसाब से इसका भी रोटेशन होता है, और इसीलिए इसका कारण था कि हमें मून का केवल एक ही साइड दिखाई देता है। मास की अगर बात करूं तो अर्थ के मुकाबले 1/81 जो है वो इसका मास है, और ग्रेविटी जो है इसका 1/6 है। बेसिकली आपने ये पढ़ा भी होगा कि अगर आप जो है यहाँ पर 30 किलो के हैं तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपका 1/6 वहाँ का वेट हो जाएगा, यानी कि आप वहाँ पर और हल्के हो जाएंगे। ग्रेविटी जो है वहाँ की तरीके से 1/6 है अर्थ के हिसाब से। तो ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा वजन होता है पृथ्वी पर, अगर वही आप चले जाते हैं कहाँ पर, मून पर चले जाते हैं, तो आपका जो वजन है वो एक 1/6 हो जाएगा बेसिकली, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका फैक्ट। और ऐसा माना जाता है कि मटेरियल बिग स्पैट में टूटा था और अब वही पैसिफिक ओशन ट्रेंच की जगह छोड़ गया है। बेसिकली ये इसी के बारे में था, इस चैप्टर में ही था जो अमेजिंग फैक्ट्स है। किसके बारे में? मून के बारे में। तो भाई यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो हमें जो मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में आई थिंक समझा दिया है। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मिलता हूं मैं भाई आपसे अगले वीडियो में क्लास 11th की ज्योग्राफी के साथ ही। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको डाउट नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाइए, ताकि मुझे पता चले कि आपने एंड तक वीडियो मेरी देखी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू सून।